हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। हमारे बहुत ऐसे मित्र हैं और बहुत ऐसे आप लोग हैं जो बहुत ही सीरियस लगते हैं। बहुत कमेंट्स में भी हमें पढ़ने को मिलता है कि बीपीएससी टीचर के लिए सबसे बेहतरीन किताबें क्या है। आपके भी मन में आता होगा, क्योंकि जब बाज़ार आप जाते होंगे तो बहुत सारे समझिए कि मटेरियल आपको दिखता होगा, बट ये समझ में नहीं आता कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी किताबें हैं जो बहुत ही सटीक है। अगर आपको बीपीएससी टीचर या बीपीएससी में कंप्लीट करना है, ऑफिसर के लिए भी मैं बता रहा हूँ 70 बीपीएससी के लिए, तो कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, बट एक मटेरियल है जो बहुत ही बेहतरीन है। मात्र एक ही मटेरियल पढ़े, वो हो जाता है आपका बिहार जो समग्र शिक्षा अभियान की किताबें हैं, जो आप SCERT की किताबें जो हो जाती हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका हर एक पन्ना पे पकड़ बन जाता है तो आपका कोई भी कंपटीशन नहीं छूटेगा। और ख़ास करके बीपीएससी जो टीचर इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको टीचर बनना है और बीपीएससी के द्वारा ये भी कहा जाता है कि वो किताबें आप पढ़िए, है ना। जो सर्व शिक्षा जो अभियान में जो किताबें, जो बिहार सरकार की जो किताबें हैं उसको पढ़ के आइए। 5 क्लास से स्टार्ट करिए और 10th क्लास तक ख़त्म कर दीजिए। देखिए आपका कोई भी बीपीएससी का जो भी टीचर के एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, एक बार में ही फाइट करेंगे। और हम लोग वही क्लास कर रहे हैं, 8वीं क्लास का हम लोग SCERT की किताबें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने इकाई 2 तक किया था, है ना। ये हमारा इकाई 3 का ग हो जाता है। और प्रौद्योगिकी उद्योग हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना। वाईफाई की बात करें हम लोग यहाँ पे तो वायरलेस फिडेलिटी हो जाता है ना। वायरलेस फिडेलिटी हो जाता है। और बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है जो दक्कन पठार पर अवस्थित है। थोड़ा देर के लिए अगर हम लोग जाने तो अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में एक ऐसा राज्य है जिसका इंटरनेट तक पहुंच सबसे ज़्यादा है ना। पूछा जा सकता है आपसे, इंटरनेट तक पहुंच जो सबसे बेहतर है वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र का जो पकड़ जो है, जो पहुंच है इंटरनेट तक सबसे ज़्यादा है। और इंटरनेट के बाद अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के बाद जो दूसरा स्थान हो जाता है वो हो जाता है आपका गोवा का। और गोवा के बाद जो स्थान हो जाएगा वो स्थान हो जाएगा केरल का। और इन जो राज्यों को आप देख रहे हैं, इन राज्यों का जो पहुंच है इंटरनेट तक सबसे ज़्यादा है। अगर हम लोग बात करें कि सबसे कम इंटरनेट तक जो पहुंच है वो कौन सा राज्य है, हो सकता है ऐसे सवाल पूछे जा सके। तो सबसे कम पहुंच जो है आपका बिहार ही है। आपके जो बिहार है इंटरनेट तक सबसे कम पहुंच है, इसका कम पहुंच है। और सबसे ज़्यादा जो पहुंच अगर हम देखेंगे तो महाराष्ट्र हो जाएगा। और महाराष्ट्र के बाद गोवा हो जाएगा और गोवा के बाद ये हो जाता है केरल। अगर हम लोग बात करें कि इंटरनेट स्पीड सबसे ज़्यादा किस शहरों का है, किस राज्यों का है ना। इंटरनेट स्पीड, अगर हम लोग इंटरनेट स्पीड की बात करें यहाँ पे तो स्पीड में हम लोग देखेंगे, स्पीड में हो जाएगा, स्पीड में चेन्नई हो जाता है। चेन्नई में अगर देखिएगा तो MBPS जो है ना सबसे ज़्यादा है इसका, चेन्नई का। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो ये बेंगलुरु हो जाएगा, है ना। बेंगलुरु हो जाएगा। और बेंगलुरु के बाद यहाँ देखेंगे हैदराबाद हो जाता है ना, हैदराबाद। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है वो सर्वाधिक होता है। भारत में ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो आपका है सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा भारत का। कभी कभी ये भी दिमाग में चलता होगा कि इस दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट वाला कौन सा कंट्री है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे सस्ता इंटरनेट, है ना। और वो कंट्री साइबर के लिए बहुत ही ज़्यादा विख्यात है।
है ना, प्रसिद्ध भी है। तो उसे हम लोग कहते हैं, उस कंट्री का नाम है इज़राइल। इज़राइल में इंटरनेट जो है दुनिया के सारे देशों से सबसे सस्ता है। और इंटरनेट में जो हम लोग सबसे सस्ता इज़राइल देखते हैं, तो दूसरा स्थान की अगर बात करें तो दूसरा स्थान आपका इटली हो जाता है। और तीसरा स्थान की अगर बात करें तो आपका पड़ोसी कंट्री जो आपके भारत से कहीं ज़्यादा मतलब विकसित दिखता है वो आपका पाकिस्तान हो जाएगा, है ना, वो आपका पाकिस्तान हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे सस्ता इंटरनेट कहाँ, इज़राइल, इटली, है ना, उसके बाद ये पाकिस्तान हो जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और भी करें। यहाँ कहता है यहाँ पे कि बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है ना, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। यहाँ पे देखिए भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है ना, भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है किसको, बेंगलुरु को। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी, है ना, इसी बेंगलुरु को यहाँ पे भारत की आईटी राजधानी कहा जाता है, आईटी राजधानी, है ना, भारत की आईटी राजधानी भी कहा जाता है किसको, बेंगलुरु को। एक और फैक्ट भी यहाँ देख सकते हैं आप लोग, है ना, इसको हम लोग गार्डन सिटी भी कहते हैं, है ना, गार्डन सिटी भी कहते हैं, याद रखिएगा। और इस बेंगलुरु को हजारों झीलों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतना देखें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। परिवहन से सवाल पूछे जाते हैं, है ना। एक बार आप लोग देखिए, ये SCERT की किताबें हो जाती है जिसमें हम लोगों ने इसको काफ़ी मेहनत के साथ कलेक्ट किया, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने SCERT की सारी किताबें पढ़ी 5 से लेकर के, अगर आपने 10th क्लास तक सारी किताबें पढ़ी, तो फिर आपके लिए एग्ज़ाम फाइट करना, निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना, बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इकाई 4 हो जाता है और 4 में परिवहन का चर्चा है। परिवहन से सवाल पूछे जाते हैं, खास करके बिहार के एग्ज़ाम में। कहता है कि 1974 में, है ना, 1974 में भारत में एक्सप्रेसवे नामक सड़क की शुरुआत की गई, है ना। और यह जो सड़क है 6 लेनों वाली सड़क है। यह दोनों जो सड़क आप देख रहे हैं, जो दोनों तरफ से एक मोटी तार लगी हुई है, चारों तरफ से, समझिए दोनों तरफ से मोटी तार से यह घिरा हुआ है। और जो ये लेन देख रहा है आपको, मुंबई पुणे 6 लेन वाला, यह एक्सप्रेसवे देश का पहला एक्सप्रेसवे हो जाता है जिसकी लंबाई 98 किलोमीटर हो जाएगा, है ना, जिसकी लंबाई 98 किलोमीटर हो जाता है। पश्चिम बंगाल में कोना एक्सप्रेसवे है जो 8 किलोमीटर की लंबाई यहाँ पे देख सकते हैं, 8 किलोमीटर की लंबाई देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी आप लोग देख सकते हैं, जो NH जो 39 है, NH 39 को हम लोग म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। NH 39 है जिसको हम लोग म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं, है ना, देख लीजिए, म्यांमार की जीवन रेखा, है ना, म्यांमार की जीवन रेखा हम लोग इसको कहते हैं। और भारत का पहला जो भाप इंजन है, हो सकता है ये सवाल पूछा जाए, क्योंकि बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो हमने छोड़ा है ना, उसको ऐड किया, जैसे अभी ऐड किया जा रहा है। तो अगर सवाल हो सकता है आपसे ये पूछे कि भारत का पहला भाप इंजन कौन हो जाएगा, है ना, भाप इंजन कौन हो जाएगा, तो भाप इंजन जो है, यह जो नाम है देशबंधु नाम हो जाता है ना। भारत का पहला भाप इंजन जो है देशबंधु हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, देशबंधु हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। कहता है पश्चिम बंगाल में कोना एक्सप्रेसवे है जिसकी लंबाई हम लोग 8 किलोमीटर देखें। 15 एक्सप्रेसवे है जिसमें 14 निर्माणाधीन है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, कहता है यहाँ पे कि देश का सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेसवे
है ना, उत्तर प्रदेश में बन रहा है, जिसकी लंबाई 1000 किलोमीटर है। और अगला देखते हैं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे भी है। देखिए, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है यह पूछा जाता है आपसे, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन हो जाएगा, तो NH-44 हो जाता है ना, जो जालंधर से जम्मू व श्रीनगर होते हुए उत्तरी उरी तक जाता है, उरी तक, है ना। और ये NH-44 हो जाएगा। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे क्या कहता है, सबसे लंबा, तो पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन हो जाएगा, तो ये देखिए NH-47A हो जाता है, जो कोची शहर से है ना बंदरगाह तक ये जा रहा है। सबसे छोटा आपको NH-47A हो जाएगा, और सबसे जो लंबा हो जाता है NH-44 हो जाएगा, है ना। अगला देखते हैं, कहता है कि पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग NH-1 और NH-2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड बोलते हैं, GT रोड बोलते हैं, है ना। और इसका जो निर्माण है शेरशाह के द्वारा कराया जाता है। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत VVI है, ठीक है, बहुत VVI हो जाता है। अक्सर बहुत बार सवाल पूछा गया है, ये जो प्रश्न है बहुत बार पूछा गया है। पुराना जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH देख रहे हैं, NH-1 देख रहे हैं, NH-1 और NH-2, है ना, सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं, जिसको GT रोड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। देश की सबसे लंबी सड़क जो सुरंग है, देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, यह VVI है आपके लिए, है ना, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर में स्थित है। और यह NH-44 में है ना, NH-44 में हो जाता है, जिसका नाम है चिनानी नासरी सुरंग, है ना, जिसका नाम है चिनानी नासरी सुरंग हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अगला देखिए इकाई 5 मानव संसाधन, है ना, मतलब जनसंख्या से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जनसंख्या से प्रश्न रहेगा ही रहेगा, इसकी गारंटी है। 2011 की जनगणना ज़रूर आप पढ़ लीजिए, बिहार का भी और भारत का भी, ठीक है। अगर डिटेल्स पढ़ के जाते हैं, हमने उसका वीडियो बना रखा है, अगर आप पढ़ते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, प्रश्न नहीं छूटेगा। कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पे कराएंगे। जैसे भारत में सर्वप्रथम जनगणना की बात करें, सर्वप्रथम तो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था 1872 में। सबसे पहले भारत में सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में हुआ। और व्यवस्थित जनगणना की बात करें जो 1881 में हुआ लॉर्ड रिपन के समय में, है ना, इसे याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। भारत में स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम जनगणना हुआ वह 1951 में होता है, 1951 में। यहाँ कहता है कि पूरे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्यों में है ना, और बिहार का स्थान कितने नंबर पे आता है। तो हम लोग देखेंगे जनसंख्या के मामले में सबसे जो ज़्यादा आबादी वाली जो राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है, नंबर 1 उत्तर प्रदेश। और दूसरा स्थान आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा, तीसरा स्थान आपके बिहार का हो जाता है ना। दूसरा स्थान क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, और तीसरा स्थान ये आपका बिहार हो जाता है। जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या किसका है, उत्तर प्रदेश का। हो सकता है आपसे ये भी सवाल पूछ दे, है ना, ये भी सवाल पूछ दे कि बिहार में सर्वाधिक जो जनसंख्या है ना, सर्वाधिक जनसंख्या बताइए किसका हो जाएगा। तो पटना जो जिला है, जो राजधानी है, उसका हो जाता है ना। यहाँ कहता है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य बताइए, सबसे कम जनसंख्या वाला। तो सबसे कम जनसंख्या वाला क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाता है ना, सिक्किम हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ देखेंगे, चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पूछा जा सकता है आपसे, है ना, जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें हम लोग, घनत्व अधिकतर पूछा हुआ सवाल है आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में कौन ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है ना, वो राज्य है आपका बिहार, है ना, बिहार हो जाएगा। कितना जनसंख्या घनत्व है, तो 1106 हो जाता है।
है ना, 1106 हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार का कौन ऐसा जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। तो यहाँ पे देखिए सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व हो जाएगा वो आपका शिवहर हो जाएगा, है ना। शिवहर में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हो जाता है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हो जाता है कहाँ पे, शिवहर में। कितना, तो आपको ये हो जाता है 1180 हो जाएगा, 1880 हो जाता है ना। ये आपका हो जाता है शिवहर हो जाएगा। और पूछा जा सकता है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो कैमूर का हो जाएगा, है ना, कैमूर का हो जाता है। सर्वाधिक पूरे भारत के राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जो बीपीएससी के द्वारा बहुत बार सवाल पूछा गया है ना, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूरे भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, तो बिहार हो जाएगा। बिहार का जनसंख्या घनत्व का जब बात करें तो 1106 हो जाएगा, है ना। अगर बिहार में बात हो जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, तो आपका शिवहर हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका कैमूर हो जाता है। शिवहर को देख के एक और चीज़ें भी याद आता है, यह बिहार का सबसे गरीब वाला जिला है ना, बिहार का सबसे गरीब वाला जिला है और यहाँ गरीब वाला जिला हो जाता है। और बिहार में सबसे अमीर अगर जिला की बात करें तो आपका पटना हो जाएगा, है ना, पटना हो जाता है। चलिए एक और भी पॉइंट हम लोग कर लेते हैं जो पूछा जाता है आपसे पूछा जाएगा लिंगानुपात के बारे में, है ना। जैसे आपको पता होगा भारत का जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो केरल में हो जाएगा, है ना। और सबसे कम अगर बात करें तो हरियाणा का हो जाता है। उसी तरीके से बिहार से सवाल पूछे जा सकते हैं कि बिहार में कौन ऐसा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो आपका ये गोपालगंज हो जाएगा, है ना, गोपालगंज हो जाएगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, है ना, गोपालगंज हो जाता है। और पूछा जा सकता है कि सबसे कम जो है ना, सबसे कम जो लिंगानुपात है कहाँ पे हो जाएगा, तो मुंगेर में हो जाता है ना, मुंगेर हो जाएगा। इतना तो याद रहेगा, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है आपका गोपालगंज हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और सबसे कम जो लिंगानुपात है आपका ये मुंगेर हो जाएगा, है ना, मुंगेर हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या अगर हम लोग देखेंगे तो जनसंख्या बिहार में सर्वाधिक कौन सा जिला में है, तो सर्वाधिक जनसंख्या आपको पटना में हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या है वो आपका शेखपुरा में हो जाता है ना, शेखपुरा में हो जाएगा। सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि सबसे कम जो जनसंख्या है सिक्किम में हो जाएगा, है ना। और यहाँ कहता है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो हो जाता है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, वो आपका बिहार हो जाएगा। बिहार में कितना, 1106 हो जाएगा। और कहता है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, है ना। सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अगला देखते हैं। बाकी आपके पास अगर एससीईआरटी की किताबें हैं तो ऐसा नहीं है, एक दिन में 2-3 किताबें पढ़ा जा सकता है। अगर आपके पास है तो आराम से 10 से 12 घंटा पढ़ के ख़त्म करिए। हर एक पन्ना से आपसे सवाल पूछा जाएगा। मार्केट और बाज़ार के चक्कर में पढ़ेंगे, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें स्पेशलाइज अपने विद्यार्थियों के डिमांड की वजह से ऐसा करना पड़ा, वरना हम लोग तो ऑफलाइन के टीचर हैं, हम लोग ऑफलाइन ही पढ़ाते हैं। लेकिन ऑनलाइन में आप लोगों ने काफ़ी मतलब समझिए कि सराहा, और ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ हम लोग आगे बढ़े हैं। और इसमें आप लोग का जो साथ है बहुत ज़बरदस्त मिला है ना। जब भी हम कमेंट्स पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, तो हम लोग आपका ही साथ दे रहे हैं, है ना। अभी भी टाइम है, अभी भी मौका है आपके पास। एससीईआरटी की किताबें आपके पास है या एनसीईआरटी की किताबें हैं तो फटाफट पढ़ डालिए, अच्छा से पढ़िए, है ना, एकदम बढ़िया से पढ़िए ताकि दिमाग में रहे, है ना। उसके बाद एग्ज़ाम दे करके देखिए, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपसे, है ना। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं विभिन्न महासागर में जल की मात्रा, है ना। तो देखिए प्रशांत महासागर, अगर महासागरों की बात करें तो सबसे बड़ा जो महासागर है कौन हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाता है, जिसमें जल की मात्रा की अगर बात करें तो लगभग 50% है, 49.9%।
उसके बाद जो है अटलांटिक महासागर है, और अटलांटिक महासागर का आकार भी कभी कभी आपसे पूछता है ना बीपीएससी, तो देखिएगा इस आकार का हो जाएगा, है ना, इस आकार का हो जाता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे भारत का जो दक्षिण के क्षेत्र में जाएंगे, चौहदी जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि नीचे कौन सा है, हिंद महासागर हो जाएगा। तीसरा स्थान है हिंद महासागर का, जहाँ पे जल की मात्रा 20.5% हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इसको छोटा किया जाए, ज़्यादा बड़ा हो गया है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। उसके बाद है हिंद महासागर के बाद आप देखते होंगे आर्कटिक महासागर हो जाएगा, है ना। आर्कटिक महासागर हो जाएगा जिसमें जल की मात्रा 3.9% है। हाइड्रोजन के 2 अणु, है ना, और ऑक्सीजन की 1 अणु मिलकर जल का निर्माण करता है। और जल का सूत्र जो आप देख ही रहे हैं, H2O इसको कहते हैं, H2O, है ना। तो देखिए आपके लिए SCERT की किताबें बहुत बेहतर होगी। जो फाइटर हैं हमारे फर्स्ट बार में 28 जो विद्यार्थी हमारे थे, उन लोगों ने काफ़ी इस चीज़ को सराहा, और सारे के सारे अभी फाइटर हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो लोग पढ़ रहे थे और हम लोग ऑफलाइन ही पढ़ा रहे थे, और ऑनलाइन पे भी ज़्यादा फोकस उस समय नहीं हो रहा था, क्योंकि पहली बार आया था। मतलब समझिए कि फर्स्ट वाला आप बीपीएससी टीचर देखेंगे तो उसमें बहुत सारे लोग फाइट किए। और अभी जो स्टैंडर्ड है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ के बच्चे फॉर्म डालते हैं और वो भी कोशिश करते हैं कि बिहार में हम टीचर बने, तो बिहार में रहने वाले जो लोग हैं, बिहार के जो वासी हैं, उनके लिए भी टफ हो जाता है। और यही वजह है कि संदर्भ प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड देखते हैं थोड़ा हाई हो जाता है, और इस हाई को मेंटेन करने के लिए एक ही किताब है, चाहे कुछ भी पढ़ लीजिए, आपको SCERT की किताबें पढ़नी होगी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इकाई 6 देखेंगे हम लोग। भूगोल का कुछ पार्ट दिया है, मिसलेनियस भी है। देखिए कहता है कि एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है ना। एशिया सबसे बड़ा क्या है, महाद्वीप हो जाता है एशिया। और एशिया के दक्षिणी भाग की जलवायु जो है विषुवत रेखीय हो जाती है ना, विषुवत रेखीय हो जाती है। अरब का प्रायद्वीपीय विश्व का बड़ा प्रायद्वीप है। पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा प्रायद्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, तो अरब का प्रायद्वीप हो जाता है ना, अरब का प्रायद्वीप हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कहता है कि सर्वाधिक आबादी, है ना, विश्व में सर्वाधिक आबादी की बात करें तो सर्वाधिक आबादी जो 60% से कहीं ज़्यादा निवास करती है वो अकेले एशिया महादेश में निवास करती है ना। ऊंचा पर्वत की बात करें तो ऊंचा पर्वत आपको कौन हो जाता है, एवरेस्ट पर्वत हो जाता है, जिसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर हो जाएगा, है ना। कहीं कहीं आपको 50 भी दिखता है। वो सबसे ऊंचा पठार की बात करें तो पामीर का पठार होता है, इसे हम लोग संसार का छत भी कहते हैं, है ना, इसे हम लोग संसार का छत भी कहते हैं। और एशिया महादेश की चौहद्दी की अगर बात करें, एशिया महादेश की, तो पूरब में आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा, है ना, पूरब में प्रशांत महासागर हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, पूरब में प्रशांत महासागर हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखिए पश्चिम में आपका जो है यूरोप और अफ्रीका महादेश हो जाता है ना। जैसे यहाँ पे देखिएगा ये आपका यूरोप और अफ्रीका महादेश हो जाता है। उत्तर में जो है आर्कटिक महासागर हो जाएगा, और दक्षिण में जो है हिंद महासागर हो जाता है, और पूरब में जो बात हुआ है तो ये प्रशांत महासागर हो जाता है ना, प्रशांत महासागर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ कहता है कि एशिया महादेश से जुड़े कुछ तथ्य के बारे में है, जैसे मीठे पानी का झील जो है राजस्थान में, जिसको हम लोग जयसमंद झील कहते हैं, है ना, जयसमंद झील कहते हैं। यहाँ देखिए कहता है कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो ये हो जाता है माशिनराम, है ना। इसके पहले अगर देखेंगे तो चिरापुंजी था, और मेघालय में कुछ पहाड़ियाँ हैं जिसको हम लोग गारो, खासी और जयंतिया कहते हैं, है ना, जयंतिया कहते हैं, गारो, खासी और जयंतिया कहते हैं, जो मेघालय में है। और यहीं पे ही माशिनराम स्थित है, जो पूरे संसार में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। अगर बिहार में हम लोग सर्वाधिक वर्षा की बात करें
तो ये आपका किशनगंज हो जाएगा, है ना। किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक और भी कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं। जैसे आपसे कहेगा कि पूरे संसार में मीठे पानी का जो स्रोत है, मीठे पानी का जो झील है, कौन हो जाएगा। तो मीठे पानी का झील की बात करें तो ये आपका सुपीरियर लेक हो जाता है, सुपीरियर झील हो जाएगा, है ना, सुपीरियर झील। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। और यह मीठे पानी का झील है, सुपीरियर झील, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सुपीरियर झील कहाँ है। तो देखते हैं यूएसए यानी कि अमेरिका और कनाडा का जो सीमा है ना, वहीं पे यह स्थित है। अमेरिका और कनाडा, यूएसए और प्लस कनाडा के सीमा पे है ना, कनाडा के सीमा पर है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ताजे पानी का झील कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा जो ताजे पानी का झील है ना, ताजे पानी का झील, ये भी पूछा जा सकता है, ताजे पानी का झील। और ये आपका बैकाल झील हो जाएगा, है ना, पूछा गया सवाल है, बैकाल झील हो जाएगा। ये भी पूछा जाता है कि बैकाल झील कहाँ स्थित है, बैकाल झील की अवस्थिति भी पूछी जा सकती है आपसे। तो ये बैकाल झील है, यह रशिया में पड़ेगा, रूस में पड़ेगा, है ना। कुछ और भी देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे और भी देखेंगे। पूछा जा सकता है आपसे कि भारत में, है ना, भारत में मीठे पानी का झील कौन सा हो जाता है। भारत में मीठे पानी का झील बताइए। तो भारत में मीठे पानी का झील बुल्लर लेक हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में है ना। बुल्लर लेक क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, भारत के सबसे लवणीय वाला झील जो है, भारत के सबसे लवणीय वाला झील, है ना, यहाँ पे अगर लवणीय वाला झील देखें, है ना, तो भारत का सबसे लवणीय वाला झील कौन सा हो जाएगा। तो ये देखिए सांभर लेक हो जाता है, सांभर झील हो जाएगा, है ना। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा चिल्का झील, तो चिल्का झील एशिया में सबसे बड़ा खारे पानी का झील हो जाता है ना। चिल्का की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, है ना, अगर हम लोग यहाँ पे चिल्का की अगर बात करते हैं, चिल्का की जो उड़ीसा में है ना, उड़ीसा में जो आपका चिल्का है, ये चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। और एशिया का सबसे, है ना, एशिया का खारे पानी का ये स्रोत हो जाता है। ये भी सवाल पूछा जाता है आपसे। एक और चीज़ भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बार बार बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। सवाल ये भी पूछा जाता है कि विश्व में कौन ऐसा झील है जो सबसे ज़्यादा लवणीय है ना, सबसे ज़्यादा लवणीय वाला झील कौन सा हो जाता है। तो यहाँ देखिएगा, इसका नाम है वान लेक, है ना, वान लेक हो जाता है, वान झील कहते हैं इसको। सबसे बड़ी लवणीय वाला झील है। 1 लीटर में इसकी लवण की मात्रा अगर देखेंगे तो 333% हो जाता है यहाँ पे, है ना। और ये लेक वान की अगर बात करें तो लेक वान जो है इसकी अवस्थिति है टर्की में, तुर्की में है। इसे भी याद रखिएगा, है ना, तुर्की में हो जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि सर्वाधिक लंबा दीवार कहाँ पे है। तो सर्वाधिक लंबा दीवार क्या हो जाएगा, चीन का दीवार हो जाता है। उगते सूरज का देश किसको कहते हैं। तो जापान को कहा जाता है ना। उगते सूरज का देश जो है किसको कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। कहा जाता है कि विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन हो जाएगा। विश्व में कौन ऐसा देश है जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा अखबार पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं। वो आपका हो जाएगा हांगकांग, है ना, हांगकांग हो जाता है। अगला देखिए, कहता है कि अंकोर वाट का जो मंदिर है कहाँ पे अवस्थित है। तो ये कंबोडिया में हो जाएगा। पूछा जा सकता है कि पूरे विश्व में बताइए सर्वाधिक डाकघर वाला देश किसको कहते हैं। तो सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन हो जाएगा, भारत हो जाता है ना। एशिया और यूरोप को अलग कौन सा पर्वत करता है। एशिया और यूरोप को जो पर्वत अलग करता है उसका नाम है यूराल पर्वत, है ना। उसका नाम क्या है, यूराल पर्वत हो जाता है। कभी कभी ये टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है, बट कोशिश है कि एरर बहुत कम मिले। एशिया को यूरोप से अलग करने में, जैसे यहाँ पे देखेंगे, डार्डेनियस जल संधि हो जाएगा, बास्पोरस जल संधि हो जाएगा, मारमरा सागर हो जाता है, काला सागर हो जाएगा और कैस्पियन सागर हो जाता है ना, कैस्पियन सागर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। हालांकि दोआब से सवाल पूछे जाते हैं,
जैसे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे कहते हैं दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम लोग दोआब कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे 5 दोआब की चर्चा किया गया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये हो जाता है सिंधु नदी, है ना, सिंधु हो जाएगा, और सिंधु के बाद ये झेलम हो जाता है। एक बार देख लीजिए अच्छा से आप लोग, है ना, झेलम हो जाएगा, और झेलम के बाद ये चिनाब हो जाता है ना, और चिनाब के बाद यहाँ पे देखेंगे ये रावी हो जाता है, और रावी के बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये रावी ब्यास हो जाएगा, है ना, और ब्यास के बाद ये जो देख रहे हैं ये सतलज नदी है ना। और इन दोनों नदियों के बीच में एक द्वाब है ना, जिसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे सिंधु और झेलम के बीच की जो द्वाब है उसको सिंधु सागर द्वाब बोलते हैं, है ना, सिंधु सागर द्वाब बोलते हैं, याद रखिएगा। और झेलम और चिनाब के जो बीच है, झेलम और चिनाब के बीच है, इसको हम लोग झाच, है ना, झाज दोआब कहते हैं, है ना। उसके बाद अगर चिनाब और रावी की बात हो जाए तो इसको रचना दोआब कहते हैं, रचना दोआब, है ना। और रावी और ब्यास की अगर बात करें तो इसको बारी दोआब बोलते हैं, बारी, है ना। और ब्यास और सतलज की बात करें तो इसको बिस्त दोआब कहते हैं, है ना। तो हम लोगों ने देखा दो नदियों के बीच में दोआब, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। हालांकि ये जो नदियाँ आप देख रहे हैं इसी सिंधु की सहायक नदियाँ हो जाती है, और इन्हीं दो नदियों के बीच में जो क्षेत्र होता है उसी को हम लोग दोआब कहते हैं। जैसे सिंधु और झेलम के बीच में जो दोआब हुआ उसका नाम सिंधु सागर हो जाता है ना। और झेलम और चिनाब के बीच में जो दोआब है वो झाझ दोआब हो जाता है, और चिनाब और रावी के बीच में जो दोआब है उसको रचना दोआब कहते हैं, है ना। और रावी और ब्यास के बीच में जो दोआब है उसको बारी दोआब कहते हैं, और ब्यास और सतलज के बीच में जो दोआब बनता है बिस्त दोआब हो जाता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला कहता है कि पश्चिम में इराक का मैदान, है ना, पश्चिमी इराक का मैदान दजला और फरात नदियों के दोआब में पाया जाता है ना। कहा जा रहा है कि टुंड्रा प्रदेश में मुख्य पशु जो है वो रेंडियर पाया जाता है। कहाँ पे? तो टुंड्रा प्रदेश में। ये भी सवाल है जो पूछा जाता है आपसे, है ना। कहाँ पे? तो टुंड्रा प्रदेश में। ये टुंड्रा प्रदेश हो जाता है ना। और देखिए कहता है कि समशीतोष्ण घास का मैदान स्टेपी घास का मैदान कहलाता है ना। और यहाँ पे सार्क के बारे में कुछ चर्चा था, जिसकी स्थापना 1985 में होता है ना, जिसकी स्थापना हम लोग 1985 में देखते हैं। और देखिए पूछा जाता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय आपके काठमांडू में हो जाएगा, नेपाल का। इसमें सार्क के सदस्य जो देश हैं कौन कौन हो जाएंगे, तो भारत हो जाता है, नेपाल हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान और मालदीव हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, है ना। दिल्ली में बहाई धर्म का एक दर्शनीय लोटस मंदिर है, लोटस टेम्पल, है ना। विश्व में मुसलमान की सर्वाधिक आबादी जो है, पूछा जा सकता है कि विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला कंट्री कौन हो जाएगा, तो इंडोनेशिया हो जाता है ना। और इजराइल देश में यहूदी धर्म मानने वालों की संख्या सर्वाधिक है ना। कहाँ पे हो जाएगा, तो ये देखिए आपका इजराइल देश में हो जाता है ना। इजराइल देश में है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी हो जाता है ना। और विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जो कंट्री इंडोनेशिया हो जाता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, ये यहूदी थे, है ना। ये क्या होते हैं, यहूदी हो जाते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। कहता है कि अफगानिस्तान में बामियान की पहाड़ियों में खुदे बुद्ध की प्रतिमा यहाँ पे है, अफगानिस्तान में, जिसको तालिबानियों ने उड़ाया है। एशिया महादेश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण हम लोग तथ्य यहाँ पे देखेंगे, है ना। जैसे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, चलिए इसमें कोई खास नहीं था, है ना। एशिया महादेश से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों में कुछ खास नहीं लगा, है ना, इसलिए हम लोगों ने इसको ज़्यादा वो नहीं किया है ना। तो हम लोग अगले वीडियो में जो एनसीईआरटी का कुछ नोट्स हम लोगों ने इसमें ऐड किया है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इससे हम लोग दूसरे वीडियो में देखते हैं, है ना, ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।